तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस हैं ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है प्रीपॉन्डरेंट। दोस्तों प्रीपॉन्डरेंट का मतलब होता है प्रधान या फिर प्रमुख, यानी कि प्रीपॉन्डरेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट या फिर हैवी इन्फ्लुएंस रखने वाला। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई एक फैक्टर, कोई ग्रुप या फिर फीलिंग बाकी सब पर क्लियरली हावी हो जाए, यानी कि बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। मतलब कि कंपैरिजन में एक चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि वही फाइनल रिजल्ट को डिसाइड करती है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रीपॉन्डरेंट, यानी कि एक चीज़ सबसे ऊपर है, बाकी चीज़ उससे सबसे कम है। और वो जो मतलब कि जो सबसे चीज़ हायर है, जो सुप्रीम है, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो प्रमुख है, प्रधान है, इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम कहते हैं प्रीपॉन्डरेंट। अब इसे और भी हम जो है वो कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। जैसे कि अगर मैच चल रहा है, मैच में अगर जो है वो भीड़ सिर्फ एक ही टीम के लिए जो है वो सपोर्ट दिखा रही है, तो वहाँ पर वो प्रीपॉन्डरेंट फैक्टर बन जाएगा, क्योंकि बाकी टीम्स को जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही टीम को मिल रहा है। मतलब कि वो टीम कैसी हो गई है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई है, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है बाकी टीम्स पर, क्योंकि उसके पास लोगों का सपोर्ट है सिर्फ अकेली टीम के पास, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा प्रीपॉन्डरेंट। कैसे मतलब कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप जो है वो डेली लाइफ में इसका यूज़ कर सकते हो, वो मैंने आपको समझाया। उसी तरह डिसीजन लेने में जो है वो पैसा सबसे प्रिपॉन्डरेंट रीज़न हो सकता है। पैसे से आप कुछ भी कर सकते हो, पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी डिसीजन लेने में जो है वो पैसा हमारा इंपॉर्टेंट यानी कि सिग्निफिकेंट फैक्टर बन सकता है, सुप्रीम फैक्टर बन सकता है। इसीलिए पैसा भी जो है वो किसी डिसीजन में प्रीपॉन्डरेंट हो सकता है। क्लासरूम में एक स्टूडेंट की ओपिनियन पूरे डिसीजन पर डोमिनेट कर सकती है, यानी कि अगर कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि वो जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसके जो थॉट्स है, उसके जो आइडियाज़ है, उसके जो सोचने का तरीका है वो सबको पसंद आता है, तो वो बाकी सारे स्टूडेंट्स के जो विचार है उनको जो है वो दबा सकता है और खुद वहाँ पर खड़ा हो सकता है। तो वो क्या हो गया, तो प्रिपॉन्डरेंट इन्फ्लुएंस हो गया, यानी कि उसका प्रभाव जो है वो सबसे ज़्यादा ऊपर है। या फिर एक और एग्जांपल बताऊं तो किसी मूवी में एक्शन इतना ज़्यादा है कि वो स्टोरी को ही पीछे छोड़ दे, यानी कि एक्शन ही सबसे ज़्यादा है, बाकी जो जितने भी बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई मतलब कि लव फैक्टर है या फिर कोई दूसरी चीज़ें हैं, या फिर प्रोटैगनिस्ट का या फिर एंटागनिस्ट का जो है वो मतलब कि कन्फ्लिक्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं है उसमें। बट सिर्फ एक चीज़ है, वो है भर भर के एक्शन है सिर्फ। तो एक्शन क्या हो गया यहाँ पर, तो एक्शन बिकम्स प्रीपॉन्डरेंट। ओके, सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रीपॉन्डरेंट का मतलब होता है डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा पावरफुल, इंपॉर्टेंट, प्रधान, प्रमुख, मुख्य, जो भी आप बोल सकते हैं, वो सारे जो वर्ड्स हैं वो प्रीपॉन्डरेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट या फिर प्रिवेलिंग। दोस्तों इन तीनों का ही क्या मतलब होता है, इन तीनों का ही मतलब होता है, डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो दूसरों पर हावी पड़े, तो जो दूसरी चीज़ों पर हावी पड़े, जिसका प्रभाव जो है वो मतलब कि बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा हो, तो उसे हम जो है वो डोमिनेंट भी कह सकते हैं, प्रीडोमिनेंट भी कह सकते हैं। और प्रिवेलिंग का मतलब होता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, प्रधान है, प्रमुख है, मुख्य है, यानी कि सब चीज़ों से ऊपर है, तो उसे हम जो है वो मतलब कि डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट या फिर हम प्रिवेलिंग कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है माइनर, सेकेंडरी या फिर इनसिग्निफिकेंट। दोस्तों माइनर का मतलब है जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जिसका इंपॉर्टेंस हम नहीं गिनते हैं, जो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो उसे हम माइनर कह सकते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है दुय्यम स्थान वाली। दुय्यम स्थान वाली मतलब कि जिसका मतलब कि इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, उससे ऊपर भी एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होल्ड करती है, तो उसे हम सेकेंडरी कह सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, तो उस तरीके से, यानी कि उससे भी ऊपर कोई एक चीज़ है जो मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड कर रही है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, उसके नीचे आने वाली चीज़ हमारे लिए सेकेंडरी सेकेंडरी हो गई। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है जो हमारे लिए लेस इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस होल्ड ही नहीं करती, जो बिल्कुल भी हमारे लिए जो है वो मतलब कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा जो है वो डोमिनेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाली नहीं है, तो उसे हम कह सकते हैं इनसिग्निफिकेंट।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है वन पार्टी हैड अ प्री पॉन्डरेंट इन्फ्लुएंस इन द डिसीजन, यानी कि एक डिसीजन लेने में जो है वो एक पार्टी का बहुत ही बड़ा हाथ था, यानी कि एक डिसीजन लेने में जो है वो मतलब कि पार्टी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब कि अपना पावर रखती है, डोमिनेंट रखती है, अपना इन्फ्लुएंस रखती है, यानी कि बाकी पार्टीज इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि वो एक है, जितनी कि उसका एक का पावर है, जितनी वो एक ज़्यादा मतलब कि सिग्निफिकेंट है, एक पावरफुल है, एक इंपॉर्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि प्री पॉन्डरेंट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिगरस। दोस्तों रिगरस का मतलब होता है कठोर या फिर सख्त, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट, यानी कि रिगरस का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, इंटेंस और डिमांडिंग, जहाँ पर रूल्स या फिर एफर्ट्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई प्रोसेस, ट्रेनिंग, शेड्यूल या फिर एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, टफ होती है और फुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करनी पड़ती है। मतलब कि ये बिल्कुल भी ईजी नहीं होती, फुल प्रेशर के साथ इसे फॉलो किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो उसे हम कह सकते हैं रिगरस। वैसे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है, जैसे कि आर्मी या फिर पुलिस की जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिगरस यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होती है। या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो डेली लॉन्ग ओवर पढ़ाई होती है वो भी रिगरस प्रिपरेशन है। या फिर डॉक्टर का स्ट्रिक्ट डाइट प्लान या फिर एक्सरसाइज प्लान, तो वो आपके लिए कैसा है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिगरस है, यानी कि स्ट्रिक्ट है। या फिर कंपनी का सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें मल्टीपल टफ राउंड्स होते हैं, तो वो हो गया रिगरस इंटरव्यू प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में रिगरस का मतलब है एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट, टफ और डिमांडिंग। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है स्ट्रिक्ट, सीवियर या फिर स्ट्रिंजेंट। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा कठोर होना, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ होना, हार्ड होना, सख्त होना, तो उसे हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट, सीवियर या फिर स्ट्रिंजेंट। वही एंटोनी में हमारे पास है लेनिएंट, माइल्ड या फिर रिलैक्स्ड, यानी कि जिसमें जो है वो मतलब कि इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते हैं, जो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो मतलब कि माइल्ड है, यानी कि बहुत ही यानी कि सौम्य है, यानी कि जिसमें जो है वो इतने ज़्यादा एफर्ट्स आपको नहीं डालने पड़ते। लेनिएंट है यानी कि बहुत ही कोमल है, यानी कि टेंडर है, या फिर जिसे हम जो है वो सॉफ्ट कह सकते हैं। सॉफ्ट इस सेंस में कि जैसे कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जिसमें इतने ज़्यादा मतलब कि डिमांड्स नहीं है, तो उसे हम लेनिएंट कह सकते हैं, माइल्ड कह सकते हैं, रिलैक्स्ड कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज रिगरस, यानी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा टफ था, फुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ता था और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, इंटेंस था, डिमांडिंग था, कठोर था, सख्त था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रिगरस यानी क्या होता है और किस तरह हम इसका जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एट्रोफाइड। दोस्तों एट्रोफाइड का मतलब होता है क्षीण हुआ या फिर कमज़ोर पड़ा हुआ, यानी कि एट्रोफाइड का मतलब होता है कि किसी चीज़ का यूज़ ना होने की वजह से वीक हो जाना, श्रिंक हो जाना, यानी कि सिकुड़ जाना या फिर कमज़ोर हो जाना। ये वर्ड मोस्टली मसल्स के लिए, बॉडी पार्ट्स के लिए या फिर हमारे जो टैलेंट या फिर जो स्किल्स होती है उनके लिए यूज़ होता है। जब उन्हें लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ नहीं करते तब वो जो है वो मतलब कि एक तरीके से कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए हम जो है वो एट्रोफाइड इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब जब कोई चीज़ इनएक्टिव रहने के कारण धीरे धीरे पावर लूज़ कर देती है तो वो एट्रोफाइड हो जाती है, मतलब कि वो कमज़ोर हो जाती है। वैसे हमारे पास कुछ और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि प्लास्टर के बाद हाथ या फिर पैर की जो मसल्स है उनका वीक हो जाना, तो वो होता है मसल्स एट्रोफाइड हो गई। या फिर लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज ना करने से बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाना, तो वो होता है एट्रोफाइड मसल्स। या फिर ब्रेक के बाद जो है वो पढ़ाई में मन ना लगना, यानी कि पढ़ाई की जो हैबिट है वो आपकी थोड़ी वीक हो जाती है अगर आप जो है वो बहुत लंबे समय तक ब्रेक ले लेते हो, तो उसे कहते हैं कि आपकी स्टडी स्किल्स जो है वो एट्रोफाइड हो गई। या फिर ओल्ड अनयूज्ड मशीनरी का धीरे धीरे खराब हो जाना, यानी कि जब आप जो है वो कोई मशीन है जिसको बहुत लंबे समय तक आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वो एक तरीके से ख़राब हो जाती है, उसका जो मतलब कि परफॉर्मेंस है वो थोड़ा वीक हो जाता है, तो वो होता है एट्रोफाइड सिस्टम। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एट्रोफाइड का मतलब होता है यूज़ ना होने की वजह से वीक हो जाना किसी चीज़ का, या फिर श्रिंक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो उसे हम कहेंगे एट्रोफाइड। और एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है वेस्टेड, श्रंकन या फिर वीकन। दोस्तों वेस्टेड का मतलब होता है जो चीज़ ऐसे ही ज़ाया चली गई, जो ऐसे ही चीज़ जो है वो मतलब कि वेस्ट चली गई, जिसका हमने यूज़ नहीं किया, तो वो होता है वेस्टेड। श्रंकन का मतलब होता है कोई चीज़ सिकुड़ जाना, कोई चीज़ जो है वो मतलब कि कमज़ोर पड़ जाना। और वीकन का भी सेम मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि कमज़ोर होना, तो उसे हम कहते हैं वीकन। एंटोनी में हमारे पास है डेवलप्ड, स्ट्रेंथन या फिर रॉबस्ट।
दोस्तों डेवलप का मतलब होता है कि किसी चीज़ का विकास होना, स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज़ में मजबूती आना, और रॉबस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ रफ टफ सिचुएशन में होना, यानी कि बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग होना। तो उसे हम कह सकते हैं डेवलप्ड, स्ट्रेंथन या फिर रॉबस्ट। तो ये सारे हमारे हो गए एंटोनिम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है हिज अनयूज्ड मसल्स बिकेम एट्रोफाइड ओवर टाइम, यानी कि टाइम के साथ जो है वो उसके जो मसल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके थे। अब यहाँ पर अनयूज्ड मसल्स इसलिए कहा गया है क्योंकि या तो उसने एक्सरसाइज नहीं की होगी, या फिर उसके हाथों में या फिर कहीं पर जो है वो मतलब कि मसल्स वाली जगह पर प्लास्टर लगा हो सकता है, जहाँ से जो है वो मतलब कि उसका इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ होगा। इसलिए ओवर टाइम क्या हुआ कि वो मसल्स जो है वो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि उनका जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एट्रोफाइड यानी क्या होता है और किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सपर्गेट। दोस्तों एक्सपर्गेट का मतलब होता है आपत्तिजनक अंश को हटाना या फिर किसी चीज़ को शुद्ध करना, क्लीन करना। एक्सपर्गेट का मतलब होता है किसी टेक्स्ट, स्पीच या फिर कंटेंट से जो ऑब्जेक्शनेबल पार्ट होता है, ऑफेंसिव पार्ट होता है, या फिर अननेसेसरी पार्ट्स को कंप्लीटली रिमूव कर देना, तो उसे हम कहते हैं एक्सपर्गेट करना। ये जो वर्ड है वो थोड़ा फॉर्मल है और अक्सर जो है वो बुक्स के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर ऑफिशियल मटेरियल के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। मतलब कि कंटेंट को क्लीन, सेफ या फिर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए डायरेक्ट कटिंग आउट करना, सिर्फ सॉफ्टन ना करना बल्कि हटा ही देना किसी चीज़ को, तो उसे हम कहेंगे एक्सपर्गेट करना। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई मूवी होती है, कोई बुक होती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई आर्टिकल होता है, उसमें जो है वो ऑफेंसिव बातें लिखी जाती है, कोई कोई गाली गलौच लिखते हैं, बहुत ही ज़्यादा एडल्ट कंटेंट जो है वो शो करते हैं। अगर मूवीज़ की बात करें, वेब सीरीज़ की बात करें, तो अगर आपको जो है वो मतलब कि सबके लिए, मतलब कि सबके लिए जो है वो कंज्यूम करने के लायक कोई चीज़ बनानी होती है, तो आप उसमें से क्या करते हो कि जितने भी ऑफेंसिव कंटेंट है, जितना भी मतलब कि आपत्तिजनक कंटेंट आपको लगता है, वो सारा रिमूव कर देते हो, ताकि वो जो है वो सबके लिए मतलब कि कंज्यूम करने लायक हो जाए, यानी कि सबके लिए देखने लायक, पढ़ने लायक हो जाए। तो उसे हम कहते हैं एक्सपर्गेट करना, यानी कि किसी भी ऐसी चीज़ को जो बहुत ही ज़्यादा आपको आपत्तिजनक लगती है, कि सब लोग यानी कि सभी एज ग्रुप के लोग इसे मतलब कि कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसे पढ़ नहीं सकते हैं, इसे देख नहीं सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो एक्सेप्टेबल बनाने के लिए जब आप किसी चीज़ को जो हटा देते हो ताकि वो जो सबके लायक बन जाए, तो उसे हम कहते हैं एक्सपर्गेट करना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई स्पीच दे रहा है, उसमें से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को डिलीट कर देना, तो वो क्या होता है, तो स्पीच एक्सपर्गेटेड हम उसे कह सकते हैं। या फिर पेरेंट्स जब बच्चों को स्टोरी सुनाते हैं, तो अगर उसमें कोई इनएप्रोप्रिएट कोई पार्ट है, तो उसको स्किप नहीं बल्कि पूरी तरीके से हटा ही देना, तो वो होता है एक्सपर्गेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में एक्सपर्गेट का मतलब होता है ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स को कंप्लीटली रिमूव कर देना, तो उसे हम कहेंगे एक्सपर्गेट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है सेंसर, प्यूरिफाई या फिर एडिट। दोस्तों सेंसर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हटा देना, प्यूरिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को क्लीन करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को शुद्ध बनाने की कोशिश करना, किसी चीज़ को साफ सुथरी करना, तो उसे हम कह सकते हैं प्यूरिफाई। एडिट का मतलब होता है कि कुछ जो है वो मतलब कि तोड़ मरोड़ करके या फिर कुछ जो है वो हटा हुटू के जो है वो उसमें थोड़ा बहुत मतलब कि साफ करने की उसे कोशिश करना, या फिर सबके लिए एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करना, उसे हम कह सकते हैं एडिट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है पब्लिश, प्रिजर्व या फिर इंक्लूड। पब्लिश का मतलब होता है कि जैसा है उसका वैसा ही प्रसारण कर देना, वैसे उसे पब्लिश कर देना सबके सामने। प्रिजर्व का मतलब है कि जैसी स्टेट में, जैसी हालत में, यानी कि जितने सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, एडल्ट सीन्स है, या फिर जो भी कुछ चीज़ें हैं, गाली गलौच वाली चीज़ें, तो वो सारी प्रिजर्व करके उसी में रहने देना, कुछ भी ना हटाना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रिजर्व, यानी कि संजो कर रखना, संभाल कर रखना, सुरक्षित रखना। इंक्लूड का मतलब होता है समावेश करना किसी चीज़ का, यानी कि आप हटा तो नहीं रहे हो बल्कि और कुछ डाल रहे हो, तो उसे हम कह सकते हैं इंक्लूड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द पब्लिशर डिसाइडेड टू एक्सपर्गेट द ऑफेंसिव कंटेंट, यानी कि पब्लिशर ने क्या डिसाइड किया कि उसके जो मतलब कि वो जो भी उसका कुछ कंटेंट था, तो उसमें से जो है वो मतलब कि सारी ऑफेंसिव चीज़ें जो है वो मतलब कि निकाल देगा, यानी कि अपने कंटेंट में से वो ऑफेंसिव कंटेंट को मतलब कि बाहर कर देगा, ताकि वो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो जाए, सब उसे जो है वो मतलब कि कंज्यूम कर सके। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि एक्सपर्गेट यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका यूज़ करना चाहिए। देन इसी के साथ हम आगे जाते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रूडेंस। दोस्तों प्रूडेंस का मतलब होता है विवेक या फिर सूझबूझ, यानी कि समझदारी, यानी कि प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी और फोरसाइट के साथ डिसीजन लेना, मतलब कि सिर्फ करंट सिचुएशन नहीं बल्कि फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस को भी ध्यान में रखना। ये जो क्वालिटी है वो उन लोगों में होती है जो बहुत ही हड़बड़ी में या फिर इम्पल्सिव काम नहीं करते, रिस्क लेने से पहले सोचते हैं और सेफ सेंसिबल चॉइसेस को ही प्रीफर करते हैं। बेसिकली सोच समझ कर चलना ही प्रूडेंस है, यानी कि समझदारी है, वही आपकी मतलब कि सूझबूझ होती है। वैसे ही मेरे पास कुछ और भी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं,
जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी सैलरी आती है तो पूरा पैसा स्पेंड ना करके थोड़ा सेव कर लेना, तो वो क्या होता है, तो प्रूडेंस होता है। यानी कि आपकी समझदारी है, आपकी सूझबूझ है कि आपने फ्यूचर के लिए जो है वो मतलब कि थोड़ा पैसा बचा लिया। या फिर रेनी सीजन में अम्ब्रेला कैरी करना, ये जो है वो स्मॉल बट स्मार्ट प्रूडेंस होता है कि बारिश कहीं हो ना जाए, तो इसलिए आप पहले से अम्ब्रेला जो है वो कैरी करके चलते हो, तो इसीलिए जो है वो उसे हम कह सकते हैं प्रूडेंस यानी कि समझदारी। एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाना, तो वो होता है एकेडमिक प्रूडेंस। या फिर ऑनलाइन किसी अननोन लिंक पर क्लिक ना करना, तो वो भी एक तरीके से डिजिटल प्रूडेंस है, यानी कि हमारी समझदारी है, हमारी सूझबूझ है। सिंपल वर्ड्स में प्रूडेंस का मतलब होता है समझदारी, केयरफुल जजमेंट, फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लेना, फैसला लेना, तो उसे हम कह सकते हैं प्रूडेंस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है विजडम, कॉशन या फिर डिस्क्रेशन। दोस्तों, विजडम का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सूझबूझ, जिसे हम बुद्धि कह सकते हैं, जिसे हम जो है वो मतलब कि एक तरीके से जो है वो सूझबूझ या फिर समझदारी कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं विजडम। कॉशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने से पहले सतर्क रहना, उसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेस जान लेना। यानी कि कॉशन लेना का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ के पहले जो है वो मतलब कि सारी उसकी चीज़ की जांच पड़ताल कर लेना, उसके पहले मतलब कि कोई भी अगर आपको कहीं पर गलत लगता है, तो उसके लिए जब आप सतर्क रहते हो, सावधान रहते हो, तो उसे हम कॉशन कह सकते हैं, यानी कि एक प्रकार से आपकी सूझबूझ। या फिर डिस्क्रिशन का भी मतलब यही होता है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करना, बहुत ही विवेक यानी कि समझदारी के साथ कोई डिसीजन लेना, सही गलत का फ़र्क आपको जो है वो समझ आता है कि कब क्या करना है, क्या सही है, तो उसे हम डिस्क्रिशन कहते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है रेकलेसनेस या फिर केयरलेसनेस या फिर फॉली। दोस्तों, रेकलेसनेस या फिर केयरलेसनेस का क्या मतलब होता है, जो लापरवाह है, बेपरवाह है, जिसे कोई फिक्र नहीं होती, जो निश्चिंत है, जो किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस नहीं लेता है, जिसे मतलब कि फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता है कि उसे क्या करना है, जिसके पास समझदारी नहीं है बेसिकली, जिसके पास सूझबूझ नहीं है बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं रेकलेसनेस, केयरलेसनेस। फॉली का मतलब होता है मूर्खता, मूर्खतापूर्ण कार्य करना या फिर मूर्ख बनना बेसिकली, तो उसे हम कह सकते हैं फॉली। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है प्रूडेंस हेल्प्स पीपल अवॉइड अननेसेसरी रिस्क। यानी कि प्रूडेंस यानी कि हमारी समझदारी, हमारी सूझबूझ क्या करती है कि हमारी जो सूझबूझ है वो हमें जो है वो अननेसेसरी रिस्क यानी कि बिना मतलब के रिस्क लेने से टालती है, अवॉइड करती है, यानी कि रोकती है। तो इस तरीके से आप जो है वो प्रूडेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैप्चरस। दोस्तों, रैप्चरस का मतलब होता है अत्यंत आनंदित या फिर भाव विभोर। रैप्चरस का मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल की खुशी, एक्साइटमेंट या फिर जॉय, इतनी ज़्यादा कि बंदा ऑलमोस्ट कंट्रोल ही लूज कर दे। ये जो है वो नॉर्मल हैप्पी फीलिंग नहीं होती है, बल्कि ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस होती है, जिसमें लोग चीयर करते हैं, क्लैप करते हैं या फिर इमोशंस को ओपनली शो करते हैं। मतलब कि जब खुशी जो है वो पीक लेवल पर होती है, वो मोमेंट होता है रैप्चरस। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपकी फेवरेट टीम लास्ट बॉल पर मैच जीत जाए, या फिर क्राउड जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जंप करने लगे, चिल्लाने लगे, चीयर करने लगे, तो वो होता है रैप्चरस सेलिब्रेशन। या फिर कॉन्सर्ट में फेवरेट सिंगर के आते ही फैंस स्क्रीम करने लग जाए, यानी कि चिल्लाने लग जाए, तो वो भी होता है रैप्चरस रिस्पॉन्स। या फिर रिजल्ट वाले दिन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा मार्क्स आ जाए आपके, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो रैप्चरस जॉय कहेंगे। सिंपल वर्ड्स में रैप्चरस का मतलब होता है एक्सट्रीमली जॉयफुल, एक्साइटेड, फुल ऑफ हैप्पीनेस। और एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों, अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है एक्सटेटिक, जॉयफुल या फिर डिलाइटेड। इन तीनों का ही मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा आनंदित होना, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि हैप्पी फील करना, ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस होना, तो उसे हम कह सकते हैं एक्सटेटिक, जॉयफुल या फिर डिलाइटेड। वही एंटोनी में हमारे पास है मिजरेबल, अनहैप्पी या फिर ग्लूमी, यानी कि बहुत ज़्यादा निराश होना, हताश होना, नाराज़ होना, डिसअपॉइंटेड होना, डिप्रेस्ड होना, तो उसे हम कह सकते हैं मिजरेबल, अनहैप्पी या फिर ग्लूमी। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द ऑडियंस गेव अ रैप्चरस अपलॉज, यानी कि जो ऑडियंस है उन्होंने जो है वो बहुत ही ज़्यादा चीयरफुल मैनर में, बहुत ही ज़्यादा खुशी और एक्साइटमेंट के साथ जो है वो तालियां बजाई। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि रैप्चरस यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका जो है वो अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्पट्यून। दोस्तों, इम्पट्यून का मतलब होता है बार बार आग्रह करना, तंग करना, बेसिकली जिद करना, मतलब कि बार बार फोर्सफुली रिक्वेस्ट करना या फिर इंसिस्ट करना किसी को, इतना ज़्यादा कि सामने वाला इरिटेट हो जाए। ये जो है वो नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं होती है, ये वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कोई बंदा रुक रुक कर नहीं, बल्कि लगातार प्रेशराइज करके कुछ मांगता रहता है। मतलब कि जब कोई प्लीज़ प्लीज़ वाले मोड से आगे जाकर अनोइंग इंसिस्टेंस पर आ जाए, तो दैट्स इम्पट्यून।
जैसे कि अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं तो फ्रेंड अगर आपको मान लीजिए कि रोज़ ही पैसे के लिए कॉल करता है, मैसेज करता है, वो रुक ही नहीं रहा, तो वो होता है इम्पट्यून। या फिर सेल्स पर्सन जो बार-बार सेम ऑफ़र आपकी जो है वो मतलब कि फ़ोन पर या फिर आपके जो है वो नंबर पर पुश करता रहता है, तो वो होता है इम्पट्यूनिंग बिहेवियर। या फिर एक बच्चा है जो मतलब कि कोई खिलौने के लिए रो रहा है और वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो ज़िद कर रहा है पब्लिक में, तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, तो वो क्या कर रहा है, तो वो बच्चा जो है वो पेरेंट्स को इम्पट्यून कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्पट्यून यानी क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में इम्पट्यून का मतलब होता है बार-बार किसी को जो है वो परेशान करना, इंसिस्ट करके रिक्वेस्ट करना, अननोइंग वे में, यानी कि बार-बार किसी चीज़ के लिए आग्रह करना, किसी को तंग करना, बहुत ज़्यादा ज़िद करना, तो उसे हम कह सकते हैं इम्पट्यून। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है बेग, पेस्टर या फिर अर्ज। बेग का मतलब होता है कुछ मांगना। पेस्टर का मतलब होता है परेशान करना किसी को, यानी कि बार बार किसी को तंग करना कुछ मांग के या फिर कुछ बातें बोल के इरिटेट करना। और अर्ज का मतलब होता है आग्रह करना। आग्रह करना यानी कि एक तरीके से रिक्वेस्ट करना, लेकिन बार बार करना, तो जैसे कि सामने वाला उससे इरिटेट हो जाए तो उसे हम अर्ज कह सकते हैं, यानी कि ये नेगेटिव सेंस में ये सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अब अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में हमारे पास है इग्नोर, निग्लेक्ट या फिर डिसरिगार्ड, यानी कि किसी को नज़रअंदाज करना, किसी को टालना, किसी को जो है वो मतलब कि अवॉइड करना, तो उसे हम कह सकते हैं इग्नोर, निग्लेक्ट या फिर डिसरिगार्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है ही इम्पट्यून हिज फ्रेंड फॉर हेल्प, यानी कि उसने जो है वो अपने फ्रेंड को जो है वो मदद के लिए जो है वो इम्पट्यून किया, यानी कि बार बार उसका उससे जो है वो मतलब कि आग्रह किया, उसे तंग किया इतना ज़्यादा, मतलब कि वो मतलब कि उससे हेल्प मांग रहा था कि वो सामने वाला जो इंसान है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। यानी कि वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था, बार बार जो है वो मतलब कि उसे अनॉय कर रहा था। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि इम्पट्यून यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा वर्ड आता है स्टेलमेट। दोस्तों स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध या फिर अटकी हुई हालत। दोस्तों स्टेलमेट का मतलब होता है ऐसे सिचुएशन जहां पर दोनों साइड जो है वो स्टक हो जाती है, ना कोई आगे बढ़ पाता है, ना कोई जीत पाता है और ना ही कोई डिसीजन मिलता है। मतलब कि दोनों तरफ से एफर्ट्स होते रहते हैं पर रिजल्ट जीरो होता है। ये जो वर्ड है वो आर्ग्यूमेंट्स के लिए, नेगोशिएशंस के लिए, गेम्स के लिए या फिर रियल लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए यूज़ होता है। बेसिकली सब कुछ जब अटक जाए, कोई सोल्यूशन ना निकले, तो दैट्स अ स्टेलमेट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ऑफिस में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में एग्रीमेंट ना हो पाए, तो उसे हम स्टेलमेट सिचुएशन कह सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कि आप ग्रुप ट्रिप प्लान कर रहे हो लेकिन आपका कोई डेस्टिनेशन ही फाइनल नहीं हो पाता, तो वो होता है फुल स्टेलमेट। या फिर चेस गेम में जो है वो कोई प्लेयर मूव नहीं कर पाता है और गेम वहीं पर रुक जाता है, तो वो भी होता है स्टेलमेट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्टेलमेट का मतलब होता है डेडलॉक सिचुएशन जहाँ पर कोई प्रोग्रेस या फिर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं स्टेलमेट। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डेडलॉक, इम्पास या फिर स्टैंड स्टिल, यानी कि कोई किसी चीज़ में रुकावट आ जाना, किसी चीज़ में गतिरोध आ जाना, कोई चीज़ अटक जाना, बिल्कुल जो है वो मूव नहीं कर पाना, तो उसे हम कह सकते हैं डेडलॉक, इम्पास या फिर स्टैंड स्टिल। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू या फिर रिजोल्यूशन, यानी कि जिसमें प्रोग्रेस है, यानी कि जो आगे बढ़ती है कोई चीज़, जिसमें विकास है, उन्नति है, तो उसे हम कह सकते हैं प्रोग्रेस, ब्रेक थ्रू या फिर रिजोल्यूशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है द गेम एंडेड इन अ स्टेलमेट, यानी कि जो गेम है वो मतलब कि बिल्कुल रुकावट की तरह जो है वो ख़त्म हुआ, यानी कि ना कोई आगे बढ़ पाया, ना कोई जीत पाया और कोई डिसीजन भी, यानी कि कोई सोल्यूशन भी उसका नहीं निकला, यानी कि कोई मतलब कि उस गेम का अंत नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि स्टेलमेट यानी क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे अगले वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है पैंडेमोनियम। दोस्तों पैंडेमोनियम का मतलब होता है कोलाहल, अफरा तफरी या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि केओस होना, लाउड नॉइज़ और टोटल कन्फ्यूजन, जहाँ पर हर तरफ जो है वो शोर हल्ला है, शाउटिंग है और डिसऑर्डर है। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब एक साथ बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, भागने लगते हैं या फिर रिएक्ट करने लगते हैं और जो सिचुएशन है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो बेसिकली जब शांति बिल्कुल ज़ीरो होती है और फुल हंगामा हो जाता है, तो दैट्स पैंडेमोनियम। और सिंपल वर्ड्स में आपको ध्यान रखना है कि पैंडेमोनियम का मतलब होता है कंप्लीट केओस, लाउड नॉइज़ और कन्फ्यूजन, तो उसे हम कहते हैं पैंडेमोनियम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है केओस, डिसऑर्डर या फिर अप्रोवर। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है अफरा तफरी, कोलाहल, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होना, नॉइज़ होना, बहुत ज़्यादा जो है वो शोर हल्ला मचाना, तो उसे हम कह सकते हैं केओस, डिसऑर्डर या फिर अप्रोवर। वही एंटोनी में हमारे पास है ऑर्डर, काम या फिर पीस, यानी कि जहाँ पर जो है वो मतलब कि व्यवस्था होती है अच्छे से, मतलब कि काम होता है, पीस होता है यानी कि शांति होती है, कोई शोर हल्ला नहीं होता है, तो उसे हम कह सकते हैं ऑर्डर, काम या फिर पीस।
अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है देयर वॉज पैंडेमोनियम इन द क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम में क्या था, तो बहुत ज़्यादा पैंडेमोनियम यानी कि बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा केओस था, अफरा तफरी हो रही थी, बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, बोल रहे थे, या फिर जो है वो मतलब कि बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, बेसिकली बहुत ज़्यादा शोर था, शांति नहीं थी। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि पैंडेमोनियम यानी क्या होता है और किस तरह हमें इसका यूज़ करना है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट वर्ड आता है लशस। इसे जो है वो लशस प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट या फिर रसीला। लशस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, रिच और इन्जॉयबल। स्पेशली कोई टेस्ट हो सकता है, स्मेल या फिर लुक के सेंस में। ये जो वर्ड है वो ज़्यादातर जो है वो खाने के लिए यूज़ होता है। जब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा टेस्टी हो, जूसी हो और टेम्पटिंग हो कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, तो उसे हम लशस कह सकते हैं। लेकिन ये कभी कभी ये ब्यूटी या फिर कंफर्ट के लिए भी यूज़ होता है, मतलब कि सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा लेवल का प्लीजिंग, तो उसे भी हम जो है वो लशस कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पास और भी कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि फ्रेश मैंगो या फिर स्ट्रॉबेरी है, जिसमें से जो है वो जूस बाहर टपक रहा है, तो वो क्या है, तो वो लशस फ्रूट है। या फिर क्रीमी चॉकलेट केक का एक बाइट, तो वो होता है लशस डेजर्ट। या फिर वेल डेकोरेटेड गार्डन या फिर रिजॉर्ट जो देखते ही दिल को खुश कर दे, तो वो होता है लशस व्यू। या फिर सॉफ्ट शाइनी हेयर जो हेल्दी और रिच लगे, तो वो होता है लशस हेयर। यानी कि सिंपल वर्ड्स में लशस का मतलब होता है रिच, जूसी, एक्सट्रीमली प्लीजिंग। कोई भी चीज़ जैसे कि टेस्ट हो सकती है, लुक हो सकता है या फिर फील में हो सकता है, तो उसे हम कहेंगे लशस। और ध्यान रखना है कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। दोस्तों अब अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो सिनोनिम में हमारे पास है डिलीशियस, जूसी या फिर रिच। यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्वाद है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही ज़्यादा रसीली है, जूसी है, रिच है। रिच जो है हम वो किसी चीज़ के मतलब कि स्मेल में उसे जो रिच कह सकते हैं, दिखने में उसे रिच कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग लगती है, तो उसे हम रिच कह सकते हैं। वही एंटोनिम की तरफ आए तो एंटोनिम में हमारे पास है टेस्टलेस, ब्लैंड या फिर ड्राई। टेस्टलेस का मतलब होता है जिसमें कोई स्वाद नहीं है। ब्लैंड का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल फीकी है, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी कोई स्वाद नहीं है, बेस्वाद चीज़ों को हम ब्लैंड कहते हैं। या फिर ड्राई जो है हम वो मतलब कि कोई चीज़ रूखी सूखी है, तो उसके लिए यहाँ पर मतलब कि जो चीज़ टेम्पटिंग के अपोजिट है, तो उसे हम यहाँ पर ड्राई कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में हमारे पास है शी एट अ लशस मैंगो, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही रसीला और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट मैंगो खाया। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि लशस यानी क्या होता है और किस तरीके से हमें इसका अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।